Hello everyone, how are you all? I welcome you all to yet another lecture of nervous system. Today we are going to start with new topic. Last class में हमने बहुत ही ज़्यादा introduction kind of बोल सकते हो और nervous system के basics कर लिए थे. In today's class we are going to start with एक्चुअल नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक्सटर्नल मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ बाइफर्केशन ये कि नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली होता क्या है. सो दिस इज़ द बाइफर्केशन ऑफ नर्वस सिस्टम. सबसे पहला तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है. सेंट्रल मतलब जो सेंटर में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के सबसे सेंटर में होते हैं. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. पेरीफेरी मतलब कि जो कॉर्नर में बोल सकते हैं या बाहर की तरफ बोल सकते हैं, तो उसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एसएनएस भी बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस भी बोलते हैं. ये जो मैंने एनएस लिखा है एवरीवेयर दैट मीन्स नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब ब्रेन के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम 2 पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एक थोड़ा बहुत अगर आपको ग्लिम्स दे दूँ तो ब्रेन में जो सेरिबेलम है सबसे बड़ा पार्ट वाला, जो सारी हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये कोई भी हमारी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइट करवा देते हैं और ये उसको नॉर्मल में लेके जाता है. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो ये इसका सिर्फ ग्लिम्स बोल सकते हैं या ओवरव्यू बोल सकते हैं वो है. अब हम जो पढ़ेंगे वो एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी ब्रेन. नाउ ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल एनिमल्स. सब एनिमल्स में से सबसे बड़ा ब्रेन होता है ह्यूमन का, प्लस वो प्रोटेक्टेड रहता है. किससे प्रोटेक्टेड रहता है? ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं या फिर क्रेनियम बोल सकते हैं, इसके साथ प्रोटेक्टेड रहता है. अब 3 तरीके के होते हैं इसकी कवरिंग, यानी ब्रेन की कवरिंग. मैं तीनों कवरिंग पहले लिख देती हूँ. जो ये 3 लेयर होती है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस. मेनिंजेस मतलब ये 3 जो कवरिंग होती है ब्रेन की उसको मेनिंजेस बोलते हैं. लेकिन अगर मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस. इन्फ्लेमेशन मेनिंजाइटिस होता है और मेनिंजेस जो होता है वो इन तीनों कवरिंग को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं. अब कौन सी तीनों कवरिंग? ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर और पिया मैटर. ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मतलब नाम ही बता रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा और आउटर मोस्ट होती है ये कवरिंग, तो इसको मैं लिख देती हूँ आउटर मोस्ट. अब पिया मैटर की बात करें तो नाम से कैसे स्वीट सा नाम लगता है, पिया को ऐसे स्वीट सी लड़की का ऐसा नाम लगता है, तो पिया मैटर. तो पिया मैटर इनर मोस्ट इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव, उसको मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव ये नहीं होगी लेकिन इसको प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर काइंड ऑफ है, मतलब बहुत कमज़ोर नहीं, एकदम काफ़ी कमज़ोर है. ड्यूरा मैटर है वो काफ़ी सख्त, एकदम ड्यूरेबल है, तो सबसे आउटर मोस्ट, क्योंकि ब्रेन को हमको बचा के रखना है, उसको तोड़ नहीं देना. अगर हम पिया मैटर बाहर रख देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो पिया मैटर फट जाएगा, ड्यूरा मैटर अंदर ब्रेन को बचा के रखेगा, ये कोई मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता. ड्यूरा मैटर बाहर होता है, पिया मैटर सबसे अंदर होता है. पिया ऐसे लड़की का नेम है, ऐसे याद रख सकते हो. सेंटर में हमारे पास होता है एरेकोनॉइड. ठीक है, ये ड्यूरा मैटर होता है वो फाइब्रस होता है और बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ऑब्वियसली क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करनी है. एरेकोनॉइड मैटर होते हैं वो एक कुशन लाइक या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है. और जो पिया मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्क्यूलर होता है, मतलब उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है. ओके, ये तीनों है मेनिंजेस. अगर मैं ये ब्रेन बनाती हूँ तो ये ब्रेन की जो सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है ये पिया मैटर होगी, उसके ऊपर वाली जो होगी वो एरेकोनॉइड होगी और उसके भी ऊपर वाली होगी वो होगी ड्यूरा मैटर. ठीक है, अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस बचती है ना, यहाँ पे होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड.
CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ये और भी दूसरी जगहों पर भी प्रेजेंट होता है, ना कि सिर्फ इनके स्पेसेस के बीच में। इसका अच्छा खासा फंक्शन भी होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इट प्रोवाइड्स कुशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक से प्रिवेंट करने के लिए कुशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं, तो उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और भी दूसरी जगहों पे नर्वस सिस्टम के प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अडल्ट ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसका वेट होता है 2.35 kg। इसका मतलब वो पूरी टोटल बॉडी वेट के 2% जितना होता है, और उसमें ऑब्वियसली पानी हर जगह सबसे ज़्यादा होता है, तो 80% ऑफ वाटर होता है, और 25% ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन कंज्यूम कर लेते हैं। हम लोग जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 25% मतलब 1/4 तो सारा का सारा ब्रेन ले लेता है, ठीक है। तो ये हुई ब्रेन की सारी डायमेंशंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये दोनों के नाम में बीच में डिफरेंस से कंफ्यूज मत करना, सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। So let's start with the first part of brain, that is cerebrum. Cerebrum is the largest part of brain. वो अंदर से हॉलो होता है, उसके अंदर रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे साइड से देखते हैं, अगर यहाँ से डाइसेक्ट करके देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऐसे है ना, बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सबके ब्रेन के अंदर। वो फोल्ड्स और कुछ नहीं होते, वो रूव्स एंड ग्रिजेस होते हैं, जिसको हम लोग नाम देखते हैं गायरी एंड सल्काई। जो ये ऊपर वाला पार्ट जा रहा है वो गायरी, नीचे जो जा रहा है वो सल्काई, ऐसे बोलते हैं, ग्रूव्स और रिजेस। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड होता है, ये साइड का ब्रेन देख रहे हैं। अगर हम लोग ऊपर से ब्रेन देखते हैं ना तो ऐसा 2 पार्ट में हमको दिखता है ब्रेन, इस तरीके से। ये सिर्फ सेरिबेरम ही है, ऊपर से यही दिख रहा है, और ये इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि हमको जो साइड से दिख रहा है वो एक ही पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट नहीं दिख रहा है। ये है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर्स हो गए, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। अब रिजेस एंड ग्रूव्स मतलब गायरी और सल्काई। ऐसा माना जाता है, हाँ, कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि जिनके जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो उनके पास ज़्यादा बड़ा ब्रेन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके अंदर गायरी सल्काई ज़्यादा होते हैं ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। कैसे? अगर गायरी सल्काई ज़्यादा है इसका मतलब फोल्ड्स ज़्यादा है। फोल्ड ज़्यादा है इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स जो जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा गायरी सल्काई उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स जा रहे हैं इस ब्रेन के अंदर। जितने ज़्यादा न्यूरॉन जाते हैं उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मतलब उसके अंदर गायरी सल्काई ज़्यादा है। अगली बार कोई बोले ना क्या तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है तो बोल देना दिमाग बड़ा नहीं होता, गायरी सल्काई ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सेरिब्रम के बारे में छोटी मोटी बात है। अब मैंने बोला कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स 2 होते हैं, तो इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम, विच इज़ अ हार्ड बॉडी, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर से इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और लेता है, मतलब वाइस वर्सा दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आजू बाजू इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। कौन? कॉर्पस कैलोसम। अब मैंने क्या बताया, ये इंटरनली हॉलो होता है, लेकिन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अंदर से, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ये मैंने आपको किडनी के टाइम पे भी बताया था कि आउटर हमेशा कॉर्टेक्स होता है, इनर हमेशा मेडुला होता है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, IM। हमेशा हम लोग सेल्फिश होते हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, तो इनर मेडुला, OC आउटर कॉर्टेक्स। तो इसको मैं लिख देती हूँ कॉर्टेक्स और इसको मेडुला। अब कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के अंदर पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, जिस वजह से इसका कलर वैसा होता है। OC कॉर्टेक्स
ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स, वो होता है ग्रे कलर का, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। जो मेड्यूला होता है वो होता है वाइट कलर का, इसलिए उसको बोलते हैं वाइट मैटर। क्यों ऐसा? ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडीज का एग्रीगेशन और वाइट मैटर मतलब एक्सॉन का एग्रीगेशन। ये मैं ब्रेन के अंदर बता रही हूँ। ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, सेल बॉडीज का एग्रीगेशन। मेडुला में वाइट मैटर होता है, एक्सॉन का एग्रीगेशन। इसका मतलब बाहर की साइड पे ग्रेइश कलर लगता है, अंदर की साइड पे वाइटिश कलर लगता है। ये ब्रेन की बात हुई। जब हम स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ते हैं ना तो एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है। क्या मतलब ये कि कॉर्टेक्स अंदर आ जाता है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है, कॉर्टेक्स में वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर नहीं होता है। तो इस क्योंकि वहाँ पे बाहर की तरफ एक्सॉन का एग्रीगेशन होता है। मेडुला में वहाँ पे अंदर ग्रे मैटर होता है क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडीज़ का एग्रीगेशन होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझा देती हूँ, फिर ईजी हो जाएगा। ये अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने इसको ऐसे डाइसेक्ट कर दिया। अगर ऐसे डाइसेक्ट करने से अगर मैं ऊपर से इसको देखूँ तो ये कुछ ऐसा लगता है। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, बोर्ड के पीछे की तरफ जा रही है। मतलब मैंने ऐसे कट कर दिया और ऊपर से मैं स्पाइनल कॉर्ड को देख रही हूँ तो सर्कुलर ऐसे दिखेगी। तो ये भी वैसा ही उस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अब आपको याद रखना है कि कौन सा किधर ग्रे मैटर है। तो ऐसा याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का पार्ट डार्क है। ये वाला स्ट्रक्चर अपने दिमाग में याद करके रख लो, इससे बाकी सब हो जाएगा। अंदर का पार्ट डार्क है मतलब अंदर का पार्ट ग्रे मैटर है, बाहर का पार्ट वाइट मैटर है। और जब ब्रेन की बारी आई तो एग्जैक्टली उल्टा कर देने का। वहाँ पे अंदर का पार्ट वाइट होता है, बाहर का पार्ट ग्रे होता है। ग्रे मैटर हमेशा सेल बॉडीज़ का एग्रीगेशन होता है, वाइट मैटर हमेशा एक्सॉन का एग्रीगेशन होता है। ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होगा, खाली कलर चेंज होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब एक और भी पार्ट होता है कि जिसके पास ग्रे मैटर ज़्यादा होता है ना, वो भी ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रे मैटर हमें मदद करता है सोचने में, रीज़न आउट करने में, अपनी इंटेलिजेंस में, इन सब चीज़ों में ग्रे मैटर का काम होता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि ग्रे मैटर जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा हम इंटेलिजेंट। ठीक है, सेरिब्रम का फाइनली फंक्शन क्या हुआ? सेरिब्रम का फंक्शन हुआ विथ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमको उस चीज़ की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि गहरी सरकाई के बारे में भी बोल दिया मैंने इंटेलिजेंस, और ग्रे मैटर के बारे में भी बोल दिया। जो सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड होता है वो भी सेरिब्रम से रिलेटेड होता है। इसका मतलब जो भी हम ड्रीम्स देखते हैं या हिप्नोटाइजेशन वाला जो काम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं। इसलिए आपके साथ कभी भी कुछ भी हुआ हो, वो कितनी बार ऐसा होता है ड्रीम में आता ही आता है, आपने कभी ऐसा सोचा हो वो सब चीज़ें। तो बस वही वो सब रिलेटेड होता है सेरिब्रम से। तो अल्टीमेटली उसका क्या फंक्शन हुआ? उसका फंक्शन हुआ विल पावर, इंटेलिजेंस, ये सब। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम से। जो सेरिब्रम होता है वो जो सेरिबेलम होता है वो सेरिब्रम से छोटा होता है, यानी कि स्मॉलर होता है। ठीक है, इसमें भी सेम आउटर कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होता है और इनर मेड्यूला होता है वो वाइट मैटर होता है। जो इनर मेड्यूला होता है ना, वो अगर हम देखें ना तो ऐसा ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग ट्री। इसलिए इसको ऐसा ब्रांचिंग, वो उसकी जैसे दिखता है इसलिए ऐसा नाम दे दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाहर वाला जो साइड होता है वो ग्रे मैटर होता है, अंदर वाला जो ब्रांचिंग ट्री जैसा शेप होता है वो पूरा का पूरा वाइट मैटर होता है। अब ये कहाँ होता है कि ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे बेस बनाता है वो। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी मसल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन इम्पल्स कहाँ से आता है? इम्पल्स सेरिब्रम से ही आता है। इम्पल्स ये जनरेट नहीं करता, जनरेशन ऑफ इम्पल्स सेरिब्रम का ही काम होता है। बस ये हमारी बॉडी, जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो हमारे हाथ की मूवमेंट, हमारी पैर की मूवमेंट, सब कुछ मूवमेंट को प्रॉपरली बैलेंस करके रखना और एक दूसरे के साथ एक साथ में टाइम टू टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग में ये पैर आगे जाएगा पीछे जाएगा, वो सब करवाने का काम होता है सेरिबेलम का। इसीलिए जब कोई भी अल्कोहल लेता है ना, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक जो लोग होते हैं वो लोग अल्कोहल लेने के बाद बहुत ज़्यादा क्लमजीली चलते हैं, अच्छे से नहीं चल पाते, क्योंकि उन अल्कोहल डायरेक्टली सेरिबेलम पे अफेक्ट करता है, जिस वजह से उनका बैलेंस नहीं बन पाता और उनकी मस्कुलर एक्टिविटी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये कि उनकी सेरिबेलम पे अफेक्ट हो चुका है।
नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। हमने ब्रेन में दो चीज़ पढ़ ली, एक सेरिब्रम एक सेरिबेलम। सेरिब्रम में इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर, ये इसका फंक्शन है। सेरिबेलम में बैलेंस करने का फंक्शन है और मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन है। तीसरा हम स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो बेस ऑफ स्कल यानी स्कल के एकदम बेस पे प्रेजेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रायंगुलर शेप के जैसा दिखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट हो गया, पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट हो गया। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है जो इनवॉलेंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कहाँ से? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। जो हमने 3 ब्रेन के पार्ट्स पढ़े उसमें से जो सेरिब्रम था वो हमारी कॉन्शियसनेस, विल पावर या फिर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता था। जो मैंने सेरिब्रम के बारे में बताया कि वो ग्रे मैटर और गहरी सर्कल है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि इंटेलिजेंस। सेरिब्रम मेन बड़ा सा पार्ट होता है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है वो भी सेरिब्रम पे ही डिपेंडेंट होती है और हमारी विल पावर भी उस पर डिपेंडेंट होती है। सेरिबेलम अगर आपको याद करना तो तुरंत अल्कोहल के बारे में याद करो। अल्कोहल जो पीता है वो प्रॉपरली चल नहीं पाता। इसका मतलब सेरिबेलम का फंक्शन क्या है कि वो हमारी एक्टिविटीज़, जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको कोऑर्डिनेट करके रखता है और हमारा बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है? वो हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट, हार्ट रेट और जो भी हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ है वो सबको कंट्रोल करता है। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को किसी भी वजह से अगर इंजरी हो गई तो वो तो यार सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी अंदर की एक्टिविटीज़ जो हमारे बस में नहीं है वो सब कंट्रोल करता है। तो अगर वो इंजर हो गया तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हुआ हमारे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम ब्रेन को वापस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे पहला वाला, मिड ब्रेन सेंटर वाला, हाइंड ब्रेन सबसे पीछे वाला। ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम जो सबसे बड़ा और सबसे आगे वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन एक पूरा मेजर पार्ट है जिसके अंदर थैलेमस भी आ जाता है, हाइपोथैलेमस भी आ जाता है। अब इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। ये कितनी बार, बहुत बार पूछा गया है, ये है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये ब्रेन में फोर ब्रेन के पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, मतलब आगे की साइड पे प्रेजेंट होता है। छोटा सा एकदम स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जैसे ही प्रोनाउंस करता हुआ थैलेमस, खाली हाइपो हटा दो तो थैलेमस एज वेल एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर, हमारी पूरी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। मिड ब्रेन जिसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इतना दिया हुआ नहीं है, तो नहीं तो ऐसे तो कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना ये सब चीज़ें होती है, बट नहीं दिया है। हाइंड ब्रेन, उसमें सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। पॉन्स क्या होता है? पॉन्स एक तरीके, क्रीम नहीं, पॉन्स क्रीम नहीं, सेरिबेलम भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जैसे हम सेरिब्रम का पढ़ते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, सेरिब्रल, सेरिबेलर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब पॉन्स क्या करता है? उन दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन, वो उसका काम होता है पॉन्स का। वो ये ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को। ये यहाँ पे हमारा ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही है। पहले हमने किया था ब्रेन, उसके 3 पार्ट सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकंड हम आ रहे हैं स्पाइनल पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलता है और वो लंबर वर्टिब्रे तक जाता है। सेकेंड लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे क्या होता है? हमारी जो वर्टिब्रे होती है वो पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कुछ थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, लंबर होती है, कॉकिक्स होती है, सैक्रल होती है, ये सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। उसमें जो लंबर वर्टिब्रे है उसकी जो सेकेंड वर्टिब्रे है वहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है,
ये स्पाइनल कॉर्ड की सिर्फ पोजीशन है। नेक्स्ट, मैंने ये सेरिब्रम करते समय पढ़ाया था कि स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ क्या होता है, ग्रे मैटर होता है कि वाइट मैटर होता है? वाइट मैटर होता है आउटसाइड और ग्रे मैटर होता है इनसाइड। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन। जो हमारी वर्टिब्रा होती है, अगर ये हमारी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा को हम कैसे देख रहे हैं, ये पूरी वर्टिब्रा है, इसको हम ऊपर से डाइसेक्ट करके यहीं से देख रहे हैं, मतलब ऐसे आपको दिख रही है, तो ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के जो सेंटर में होता है वो एक हॉलो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने ये बना दी स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, छोटी सी मैंने बनाई है। स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंटर की जगह होती है वो भी हॉलो होती है, वो होती है सेंट्रल कैनाल, और इसी के अंदर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बना दूँ तो ये सर्कल है न्यूरल कैनाल, ये सर्कल के अंदर प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होल है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, और ये वाला जो होल है इसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल और सेंट्रल कैनाल के बीच में डिफरेंस है, उसको समझो। सेंट्रल कैनाल का जो होल होता है उसके अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन देखें तो ऐसे कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन जो नेक के नीचे वाला पार्ट करता है वो सारे रिफ्लेक्स सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इनफैक्ट काफ़ी सारे मैक्सिमम रिफ्लेक्स सेक्शन जो भी होते हैं सब स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, वहीं के थ्रू नर्व जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड मोटर इम्पल्स भी कैरी करता है और सेंसरी इम्पल्स भी कैरी करता है। ये 3 इसके फंक्शन दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको इरेज करते हैं पहले। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसको मैं PNS लिख रही हूँ, वो टू एंड फ्रॉम CNS नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, मतलब CNS की तरफ भी CNS से भी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल मतलब ब्रेन, एमर्ज फ्रॉम ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स होती है, जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पेयर्स होती है। अब आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है और ऊपर ब्रेन दिया हुआ है, राइट। जो भी नर्व्स क्रेनियल से एमर्ज होती है वो सारी की सारी क्रेनियम से एमर्ज होती है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स। जो भी सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है वो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है वो 12 पेयर्स है, जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर्स है। इसमें से जो नेक वाला पार्ट होता है वो 8 है, थोरेक्स मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो 12 है, लंबर 5, सैक्रल 5 और एक कॉकीजियल। 8, 12, 5, 5, 1। नेक सबसे पहले, उसके बाद थोरेक्स। ये दो तो सबको पता होता है, नेक और थोरेक्स मतलब चेस्ट वाला पार्ट जहाँ पे लंग्स होते हैं। लंबा लंबा होता है, लंबर लंबा, लेकिन यहाँ पे थोरेक्स में ज़्यादा है इसलिए इसको ऐसे काट देते हैं। लंबा सेक्रीफाइस किया, तो लंबर और सैक्रल दोनों 5, 5 और कॉकीजियल सबसे बड़ा नाम जिसका है उसका सिर्फ 1, ठीक है। ये नंबर्स के लिए। अब इसके अंदर जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो ऑल्फैक्टरी होते हैं, नोज से जो जाते हैं, ऑडिटरी ईयर, ऑप्टिक आई, ये जो है ये सब सेंसरी नर्व्स है। इसके अंदर मोटर नर्व्स भी होते हैं, मिक्स्ड नर्व्स भी होते हैं। सेंसरी नर्व्स मतलब वो जो रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम पे जा रहे हैं, मोटर नर्व्स मतलब वो जो नर्वस सिस्टम से इफेक्टर पे जा रहे हैं, मिक्स्ड नर्व्स मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन, उसको मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्पाइनल नर्व्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्पाइनल नर्व्स के लिए स्ट्रक्चर अगर मैं बना देती हूँ, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल कैनाल अगर आप अच्छे से देखो, ऊपर वाला पार्ट अगर हम डाइसेक्ट करके देखें,
ये जो पार्ट है वो डॉर्सल है। डॉर्सल मतलब हमारा पीछे की तरह। इसको कैसे, हमेशा डॉर्सल पीछे होता है, वेंट्रल आगे होता है। इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर हम रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं, रूम के अगर एंट्रेंस पे खड़े होते हैं तो दरवाज़ा कहाँ पे होता है, हमारे पीछे होता है। तो डोर कहाँ है, पीछे होता है। तो इसका मतलब डॉर्सल भी कहाँ होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। ये जो पूरा एग्रीगेशन है ये सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सेम वेंट्रल रूट गैंग्लिया। अब कभी भी आप देखोगे ना तो जो भी स्पाइनल नर्व्स होती है ना वो एवरी टाइम मिक्स्ड नर्व्स होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से एक नर्व जा रही है सेंसरी, यहाँ से एक नर्व जा रही है मोटर, आगे जाके दोनों मिक्स हो ही जाती है, तो ये बन जाती है मिक्स्ड नर्व। तो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है वो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स है वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती है, तो सेंसरी नर्व और ये मोटर नर्व। ठीक है, ये स्पाइनल नर्व, ये क्रेनियल नर्व, ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम चालू करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अगर वायलेंस करना है किसी भी नॉर्मल एक्शन के अगेंस्ट तो वो सिंपैथेटिक, और वायलेंस हो जाने के बाद उसको नॉर्मल कंडीशंस पे रिटर्न करना हो तो पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब उस पर एड्रीनलिन एक्ट करता है। एड्रीनलिन एक हार्मोन होता है जो किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, वो सिक्रीट करता है। वो तब सिक्रीट होता है जब या तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो या बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना होता है, जो फियर होता है, या कोई भी फास्ट, जैसे अब आपने सांप को देख लिया अगर तो आपको तुरंत भागना है, तो वो तब एड्रीनलिन रिलीज होता है कि तुरंत काम करना चाहिए हमको, एकदम फियर या डर जाता है या एकदम फास्टली काम करना होता है, तो तब एड्रीनलिन रिलीज होता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तभी भी एड्रीनलिन ही रिलीज होता है। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी और बताऊंगी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एग्जैक्टली होता क्या है। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की टेबल है जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसको लर्न कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि पैरासिम्पैथेटिक में ऐसा सब क्यों हो रहा है और सिंपैथेटिक में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके लिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक खाली कंडीशन रखनी है कि मान लो कि मैं मॉल में गई हूँ या कोई भी XYZ पर्सन मॉल में गया, वहाँ पे अगर फायर अलार्म बजता है, इसका मतलब फायर हुई है, तो वो पर्सन के बॉडी में जो जो चीज़ें होगी वो चीज़ें होगी सिंपैथेटिक। उसका एग्जैक्टली अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक। जब भी हमको डर लगता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे फायर अलार्म बजा, इसका मतलब हम लोग डर गए, तो वो जो भी चीज़ें होगी वो सारी की सारी सिंपैथेटिक। मतलब कोई भी एक्शन के लिए अगर रेडी करना है, वायलेंस के लिए, तो सिंपैथेटिक, मतलब सच में लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन वैसे ही सिंपैथेटिक। ठीक है, अब अगर फायर अलार्म बजा तो अगर आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो तो आपको क्या क्या चीज़ें फील होगी, वो सिंपैथेटिक में होगा। हार्ट रेट, अगर ऐसी सब चीज़ कुछ होती है तो हार्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम डरे हुए होते हैं। तो एक्सिलरेट, इसी का एग्जैक्टली अपोजिट होगा पैरासिम्पैथेटिक में, वो होगी रिटार्ड। हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ गई, इसका मतलब ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी धक 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 ऐसे आवाज़ें आ रही है, आर्टरी में से बहुत ज़ोर से ब्लड निकल रहा है, हम ऐसे सिर्फ याद रखते हैं। लेकिन इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, वो है कोरोनरी वेसल्स, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अगर ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें तो सिंपैथेटिक के टाइम पे कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है, एक्सेप्ट कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, लंग्स की बात करें तो लंग्स में जितने भी ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट क्यों होते हैं? डायलेट का मतलब फूल जाना या फैल जाना। अब
ऐसी कोई भी चीज़ें होती है, जैसे अगर फायर अलार्म बजा तो वो डर गया तो उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, तो अगर जगह ज़्यादा होगी लंग्स में लेने के लिए तो सांसें तेज़ होने का मतलब हुआ ना, तो ये डायलेट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। क्या ऐसा कभी भी हुआ है कि आप डरे हुए हो, ऐसे अलार्म बज रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाना खा के आता हूँ फिर उसके बाद भागूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए जो पेरिस्टलाइटिक रेट होती है वो कम हो जाती है, अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप फायर के टाइम पे तो ये नहीं लगेगा ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना। तो नेक्स्ट प्यूपिल, कभी भी आप डरे हुए होते हो तो ऐसे आपकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये सब मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ याद रखने के लिए, ठीक है ना। कभी भी आप डरे हुए हो तो आपकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, तो उसका मतलब आपके प्यूपिल क्या हो गया, डायलेट हो गया। उसका अपोजिट कॉन्स्ट्रिक्ट पैरासिम्पैथेटिक। आपको लर्न क्या करना है, लर्न भी नहीं समझना क्या है, सिर्फ सिंपैथेटिक अपोजिट आपको कर देना है पैरासिम्पैथेटिक में। यूरिनरी ब्लैडर, जब आप डरते हो तो यूरिन का निकलना कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर भागने का टाइम है तो आप वहाँ पे वॉशरूम में तो नहीं जाने वाले हो, वहाँ से भागोगे तो वो हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब जो स्पिंटर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आधे लोग तो ये सोच रहे हो कि स्पिंटर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो यूरिन निकलना चाहिए। स्पिंटर मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो, मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, स्पिंटर मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो मतलब यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, अगर रिलैक्सड हो तो ही यूरिन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही है, तो वो सिंपैथेटिक। मतलब अगर आपको डर लग रहा है, आपको भागना है तो यूरिन नहीं करने जाओगे, वहाँ पे वॉशरूम में नहीं जाओगे, आग लगी है तो भागोगे, है ना। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, अगेन भूख नहीं लगती, अगर वहाँ पे आग लगी और आपको पिज्ज़ा कोई देगा तो आप वो खाने नहीं बैठोगे, भागोगे, तो फिर वो सलाइवरी ग्लैंड जितने भी सलाइवा सिक्रीट करना बंद कर देती है। अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में मतलब सलाइवा सिक्रीट होता है। टीयर ग्लैंड, जब डर लगता है तब आंसू आते हैं, एग्जाम होती है तो पता चलता है ना कि कितना डर है, तो वो तब आंसू आ रहे हैं, जब फायर लगी है तभी आंसू आ रहे हैं, तो टीयर ग्लैंड काम करेगी और पैरासिम्पैथेटिक में नहीं करेगी। जो हेयर होते हैं, अब गूज़बम्स जैसे बोलते हैं, हेयर इरेक्ट हो जाते हैं एकदम जब हम लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो, और पैरासिम्पैथेटिक में एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, हेयर फ्लैटन हो जाते हैं। ये सब है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो हम लोग ने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का बाइफर्केशन कंप्लीट कर दिया। इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली ख़त्म भी कर देंगे। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रीड कर लेना इसको क्योंकि ये बहुत सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाला पार्ट है। कीप रीडिंग तो ही आएगा। एंड दैट्स इट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।